हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। ठीक है मित्र, जैसा कि मेरा हिस्ट्री संबंधित दो उद्देश्यों से क्लास चल रहे हैं। एक ये है कि अवधारणात्मक तथ्यों का संग्रह और दूसरा वन लाइनियर के रूप में तथ्य। ठीक है, ये दो टॉपिक पे चर्चा हो रही है। तो अभी तक मैंने प्रश्नावली यानी कि मैं एक तरीके से जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य कालीन और गुप्त काल से होते हुए मैंने दिल्ली सल्तनत तक आपको तमाम प्रकार की वो प्रशासनिक और आर्थिक शब्दावलियों के बारे में बताया जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और सारी चीज़ों को एक जगह लाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, तो आज उसी के संदर्भ में फिर एक वीडियो वन लाइनियर के रूप में है। मुग़ल कालीन संबंधित जो भी प्रशासनिक और आर्थिक शब्दावलियाँ हैं वो सारे शब्दावलियाँ आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है मित्र, हाँ, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो ढेर सारी ऐसी शब्दावलियाँ मुग़ल कालीन में प्रयोग की गई हैं जो दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी पहले से प्रयोग की जा रही हैं। तो उन सारी शब्दावलियों को मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, हाँ, ये है कि यहाँ पर वो सारी शब्दावलियाँ लिखी गई हैं जिनमें से अधिकांश शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछी गई हैं। ठीक है मित्र, तो ये आज का भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो ये सारे वीडियो को आप देखते चलिए। ठीक है, देखते चलिए, उसको मनन करते चलिए, उसको रिवाइज करते चलिए। यकीनन ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मुग़ल कालीन व्यवस्था है मित्र, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड होता है वह भारत देश के लिए एक क्लासिकल युग के रूप में माना जाता है। जिस तरीके से प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को एक क्लासिकल के युग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्लासिकल का युग का मतलब मित्र यहाँ पर यह है कि इतिहास का ऐसा कालखंड का क्रम जिसमें बहुत तमाम प्रकार की ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो कहीं न कहीं भारत में एक क्रांति को जन्म दिया। और वह क्रांति कैसा था? वह क्रांति का संदर्भ कहीं न कहीं भारत के राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राचीन इतिहास में गुप्त काल का वंश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मध्यकाल में आपके लिए मुग़ल वंश का जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मध्यकालीन से आप मुग़ल वंश के बारे में अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो प्राचीन इतिहास में गुप्त काल का पूरा कालखंड है वहाँ से आप अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर अगर प्राचीन इतिहास में चल जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं। और रही बात पूछने की, तो हर जगह से प्रश्न पूरे इतिहास से कहीं ना कहीं अलग चैप्टर सा है, लेकिन थोड़ा होता क्या है कि हमको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पे पढ़ना पड़ता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त काल से सीधे आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुग़ल वंश, उसके बाद आधुनिक भारत है। बट चूँकि अगर हम इतिहास पढ़ाए हैं तो मेरा ये कर्तव्य बन रहा है कि इतिहास के उन सारे बिंदुओं को लेकर चले जहाँ से आपके क्वेश्चन मिस न हो सके। ठीक है, तो वहाँ तक मैं अपनी पूरी कोशिश करने का प्रयास करता हूँ और आपके सामने रखने का भी प्रयास करता हूँ। तो आइए मित्र, हम चर्चा कर लेते हैं मुग़ल कालीन प्रशासनिक भूमि संबंधी परिभाषिक शब्दावलियाँ। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि सबका शब्द है तो हर शब्द का अपना अपना एक अर्थ है। उन सारे शब्दों के बारे में समझते हैं। देखिए, कब्ज का मतलब यहाँ पे क्या है? कब्ज किसे कहते हैं? तो भू राजस्व के भुगतान पर दी जाने वाली रसीद को क्या कहा जाता है? कब्ज कहा जाता है। ठीक है, भू राजस्व के भुगतान पर दी जाने वाली रसीद को कब्ज कहा जाता है। ठीक है, जो आप कर देते हैं उसके बदले में जो रसीद मिलती है उसको हम कब्ज कहते हैं। अगला शब्द है कारकुन। कारकुन पूछा गया है आपके एग्जाम में। कारकुन किसे कहते हैं? परगने के प्रभारी या सिकदार का सहायक जो होता है, यानी कि कारकुन का मतलब परगने के प्रभारी, सिकदार का सहायक कारकुन कहलाता है। ठीक है, तो सिकदार का मतलब सिक का संबंध यहाँ से अगर हम कर सकते हैं तो सिक का संबंध एक परगना होता है। तो परगने के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? सिकदार कहते हैं। और सिकदार से छोटा यहाँ पे क्या होता है? तो एक तरीके से कौन होता है?
कारकुन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। तो ये होता है आपका सिकदार, ठीक है। तो सिकदार का प्रभारी के जो सिकदार का प्रभारी होता है उसके सहायक रूप में जो कार्य करते हैं उसको कारकुन कहा जाता है। यानी सिकदार से इसका पद क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर। अगला देखते हैं खराज। खराज किसे कहा जाता है? खराज लगान या भू राजस्व के लिए प्रयुक्त होने वाला एक फारसी शब्द है। भारत में मुगल शासक के दौरान इस शब्द का प्रयोग कभी कभी किया जाता था। तो ये कौन सा शब्द है मित्र? खराज है। खराज है। खराज का मतलब लगान या भू राजस्व के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लगान एवं भू राजस्व के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये खराज का है। खराज एक फारसी शब्द है जो मुगल वंश में कभी कभार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप समझते रहिएगा। अगला हम देख लेते हैं धरी। घरी। घरी क्या होता है? घरी ये कर अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगाया था। यानी कि घर पर लगने वाला जो कर होता है, होम टैक्स, एक तरीके से होम टैक्स को यहाँ घरी कर के नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। अगला है चाचर। चाचर से क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट है मित्र। चाचर किसे कहते हैं? 2-3 साल में जोती न गई जमीन को चाचर कहते हैं, ठीक है। तो चाचर का मतलब होता है एक ऐसा भूमि जो 2-3-4 साल से जोती नहीं गई हो, ऐसे भूमि को हम क्या कहते हैं? चाचर कहते हैं। ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे? चाचर कहते हैं। क्लियर। तो चाचर को भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से ये क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है। क्लियर। फिर अगला हम देखते हैं जप्ती। जप्ती का मतलब क्या होता है? जप्ती का मतलब भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली है जिसे आईने ए दसाला, टोडरमल, बंदोबस्त, रैयरवाड़ी प्रणाली, बंदोबस्त, आरजी के नाम से भी पुकारते हैं। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये शब्द पूछा गया है कि जप्ती क्या होता है। तो जप्ती एक प्रकार के भू राजस्व निर्धारण करने की क्या होती है? विधि होती है कि भू राजस्व निर्धारण करने के लिए हम किस तरीके का एक तरीके से बंदोबस्त लाएं। तो वो बंदोबस्त किस रूप में हो सकता है? दसाला के रूप में हो सकता है, टोडरमल के रूप में हो सकता है, बंदोबस्त के रूप में हो सकता है, रैयतवाड़ी के रूप में हो सकता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं भूमि सुधार संबंधित चीज़ों की जो भू व्यवस्था होती है कर वसूलने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? जप्ती कहते हैं। तो जप्ती को कई नामों से जाना जाता है। दसाला के नाम से, टोडरमल के नाम से, रैयतवाड़ी के नाम से, ठीक है, या बंदोबस्त या आरजी के नाम से भी जप्ती को जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये भू राजस्व निर्धारण करने वाली क्या है? एक विधि है, ठीक है। अगला देख लेते हैं जरीब। जरीब क्या होता है? जरीब पूछा गया है ये। तो जरीब भूमि के मापन के प्रयोग में लाई जाने वाली रस्सी जो लोहे की क्या होती है? लोहे की जंजीर हुआ करती थी। तो ये थोड़ा से आप इम्पोर्टेंट देखिएगा। जो मुगल वंश में जो मापन के लिए जो जरीब का प्रयोग किया गया है उसमें लोहे की जंजीर का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके पहले गजे ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी के द्वारा जो मापन लाया गया था उसमें रस्सी के रूप में लोहे की जंजीर का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि जरीब में प्रयोग किया गया था। ये भी अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अगला देखते हैं झरोका दर्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। झरोका दर्शन क्या है? तो झरोका दर्शन के संदर्भ में जान लेते हैं। एक शाही परंपरा जिसमें एक मुगल सम्राट जनता के दर्शन के लिए एक निश्चित समय पर महल के छज्जे या झरोके पर आते थे, और ये प्रथा अकबर ने शुरू की थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया, ठीक है। जी मित्र, झरोका दर्शन आप देखते थे कि एक प्रांगण हुआ करता था। तो उस प्रांगण में आप देखे होते हैं कि जो शासक रहता था वह ऊपर खड़ा हुआ रहता था, ऊपर से एक बना रहता था। तो वहाँ पर वो खड़ा होकर एक तरीके से लोगों की फरमान सुनता था और अपनी बातों को वहाँ उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया करता था, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है झरोका दर्शन। अक्सर फिल्मों में दिखाया गया होगा कि वो ऊपर की तरफ खड़ा हुआ करता था। इसी को अंग्रेज़ों ने भी आप देखे होंगे, अपनाते होंगे। जैसे एक मूवी देखी होंगी आप मर्द, उसमें अमिताभ बच्चन नीचे रहता है और दारा सिंह जो होता है अमिताभ बच्चन को ऊपर उठा के फेंकता है, तो वो तलवार से वहाँ पे जाकर मारता है, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ रहते हैं, तो वो एक तरीके से क्या होता था? झरोखा दर्शन ही कहलाता था। इसको बाद में किसने समाप्त कर दिया? इसको बाद में आगे चलकर औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू किसने किया था? अकबर ने लागू किया था, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला आता है क्या? तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार क्या है? तो तहसीलदार जैसे यहाँ पे लिखा है मीर सामा या खान सामा के अधीन काम करने वाला सरकारी रोकड़िया।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तहसीलदार को सरकारी रोकड़िया कहा जाता है, जो मीर सामा या खान सामा के अंतर्गत काम करता था। मतलब मीर सामा भी एक अपने आप में एक पद हुआ करता था, उसी के अधीनस्थ के रूप में काम किया करता था। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी रोकड़िया। सरकारी रोकड़िया किसे कहा जाता था, तो तहसीलदार को कहा जाता था, ये याद कर लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं तकाबी। तकाबी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तकाबी कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो तकाबी भी याद कर लीजिएगा। किसानों को राजा की ओर से दिए जाने वाला अग्रिम ऋण तकाबी का वितरण दीवान एक कार्यालय से किया जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट है कि किसानों को राजा की ओर से दिए जाने वाला अग्रिम ऋण क्या कहलाता था, तकाबी कहलाता था। किसके द्वारा ऋण दिया जाता था, तो यानी राजा के द्वारा जो किसानों को ऋण दिया जाता था, तो इस प्रकार के ऋण को हम तकाबी कहते हैं। इस प्रकार के ऋण को हम क्या कहते हैं, तकाबी कहते हैं। और किसके लिए दिया जाता था, किसानों के लिए दिया जाता था। ठीक है, जैसे आज भारत सरकार देती है ताकि वो कृषि में क्या हो, वो कृषि में आगे बढ़ सके और अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। तो उसी तरीके से यहाँ पर अकबर ने तकाबी व्यवस्था को लागू किया था। फिर उसके बाद देखते हैं 10 साला। 10 साला यही जिप्ती वाला यहाँ पर है। जिप्ती का एक तरीके से सुधरा हुआ स्वरूप क्या बोला गया, 10 साला। ठीक है, और 10 साला के पहले ही जिप्ती का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली का एक संशोधित रूप है, अकबर द्वारा 1580 में शुरू की गई इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। यानी 10 साला कब स्टार्ट किया गया था, तो 10 साला 1580 में स्टार्ट किया गया था। ये भी क्या है, ये भी जब्ती का एक संशोधित रूप है। बस इतना जान लीजिए कि ये जब्ती का एक प्रकार से क्या है, संशोधित रूप है, 10 साला है। और है किससे, राजस्व भू राजस्व बंदोबस्त से रिलेटेड है 10 साला भी। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अगला है दरोगा ए डाक। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। दरोगा ए डाक क्या होता है, शाही डाक को दूर दराज इलाकों में भेजने और वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए दरोगा एक डाक की नियुक्ति की जाती थी। तो दरोगा एक डाक क्या होता था, एक तरीके से संदेहवाहक रूप में प्रयोग किया जाता था या गुप्तचर के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे मौर्यकालीन में गुप्तचर के रूप में गुड़ पुरुष और संचार के आपने नाम सुना था, और दिल्ली सल्तनत काल में बरीद का नाम सुना था। फिर इसके बाद यहाँ पे मुगल वंश में दरोगा ए डाक भी है, और यहाँ पे भी बरीद हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं जो स्थानीय लेवल के होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए भी होते हैं। तो जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, उनको दरोगा ए डाक के नाम से जाना जाता है। इतना ध्यान रखना। और मौर्य काल में इसी को किस नाम से, एक तरीके से संचार के नाम से जाना जाता था। क्लियर। आते हैं पाही। पाही आपने बहुत नाम सुना होगा कि पाही क्या होता है, बताइए पाही क्या होता है। तो देख लीजिए पाही क्या है, वे किसान जो अपने निवास स्थान से दूर किसी जमींदार के खेत में जुताई करते थे तो उसे पाही कहा जाता था। जी यही है पाही। पाही का मतलब हुआ क्या, पाही का मतलब यही हुआ है कि हम अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कि हम अपना मतलब कि संपर्क बनाए रखें, लेकिन उस खेत की सुरक्षा के दायित्व के रखने के लिए थोड़ा मुझे घर से दूर जाना होता है। ठीक है, वहाँ घर का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन कुटिया उटिया वगैरह निर्माण करके हम खेत की रखवाली कर सकें, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है इसे हम पाही के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा। आते हैं अगला, हम देख लेते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है जो है पायबाकी। पायबाकी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पायबाकी किसी जागीरदार से छीन ली गई किंतु किसी अन्य को सौंपी न गई जागीर को पायबाकी कहते हैं। जी हाँ, पायबाकी का मतलब ये होता है कि आप किसी जमींदार की जो भूमि दी गई है उसको छीन लिया गया हो, लेकिन वो किसी अन्य जमींदार को न दिया गया हो, उसको राजा अपने अधीन ही रखता हो, तो उसे हम पायबाकी कहते हैं। इसके अलावा पायक का मतलब क्या होता है, पैदल सेना से होता है। पोलज मतलब कृषि भूमि, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पोलज मतलब क्या होता है, कृषि भूमि। और जबकि चाचर का मतलब क्या होता है, चाचर का मतलब कि जो भूमि 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं हो उसे चाचर कहते हैं। और पोलज का मतलब जो कृषि योग्य भूमि हो, जिस पर कृषि की जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोलज कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बख्शी क्या होता है, सैन्य प्रतिष्ठा के प्रभारी मंत्री अथवा मीर बख्शी के अधीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी
अथवा सहायक को बख्शी कहा जाता है। तो बख्शी का मतलब यही होता है कि बख्शी प्रांतीय स्तर पे भी कार्य करते थे, जिले स्तर पे भी कार्य करते थे। तो एक नाम आपने सुना होगा मीर बख्शी। तो मीर बख्शी जो होते थे वो केंद्र के लेवल पे कार्य करते थे। मीर बख्शी कहाँ के कार्य करते थे? केंद्र के लेवल पे काम करते थे। लेकिन जो बख्शी होते थे वह उस मीर बख्शी के अधीन कार्य करते हैं और ये प्रांत के स्तर पे और जिले स्तर पर दोनों के स्तर पर पाए जाते थे। ठीक है मित्र, तो यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आगे होगी। आगे हम देख लेते हैं। आगे है मलिक। मलिक मतलब 10 अमीरों का प्रमुख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मलिक कहलाता है। 10 अमीरों का प्रमुख क्या कहलाता है? मलिक कहलाता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मलिक किसे कहते हैं। मनसबदार, मनसबदार मनसब धारक अधिकांश कोई अमीर ही होता है। तो मनसबदार मतलब कि जो भी मनसबदार के पद को धारण करता था वो ज़्यादातर अमीर वर्ग से ही बिलोंग करता था। यानी कि निम्न व्यक्ति को या साधारण व्यक्ति को मनसब के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। मनसब के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो अमीर की श्रेणी में आता था। ठीक है, मलिक की श्रेणी में नहीं, अमीर की श्रेणी में आता था। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं मीर बख्शी। अभी जैसा कि मैंने चर्चा किया था, तो मीर बख्शी का मतलब सैन्य विभाग का मुखिया। सैन्य मामलों में संबंधित सभी कार्य उसी के मार्फत होते थे, जैसे मनसबदारों की नियुक्ति। ठीक है जी हाँ, मीर बख्शी जो होता था वो हेड हुआ करता था सेंट्रल प्रांत का, और ये सेना का प्रमुख भी हुआ करता था। और ये मनसबदारों की नियुक्ति किया करता था, जो एक तरीके से वो मनसब जो अमीर वर्ग से बिलोंग करते थे वो मनसब के पद पे बैठते थे। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता था? इनकी अपॉइंटमेंट मीर बख्शी करता था, और इनके सहायक के रूप में जिला और प्रांत के बख्शी लोग लगे रहते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझते रहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं वाक्या नवीस। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तीनों पूछा गया है। वाक्या नवीस देख लेते हैं कि वाक्या नवीस किसे कहा जाता है? राज्य के शासकीय संवाददाता जिसकी तैनाती राज्य के सभी चौकियों पर की जाती थी। जी हाँ, ये वाक्या नवीस होते थे। ये राज्य के शासकीय संवाददाता जिसकी तैनाती राज्य के सभी चौकियों पर की जाती थी। तो वाक्या नवीस का मतलब एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का कार्य करते थे, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते थे जिले स्तर से प्रांत स्तर पर, ताकि भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था बने रखे। तो ये इसका संवाद करते रहते थे, यानी कि स्थितियां जो रहें वो सामान्यजन्य रहें, ये वाक्या नवीस का कार्य करते थे। रहते कहाँ थे? ये चौकियों पर रहते थे। क्लियर? आते हैं वजीर। जी हाँ, वजीर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वजीर किसे कहते हैं? वजीर आप जानते हैं, चेस में एक राजा होता है, एक वजीर होता है, नाम तो सुने होंगे। तो राजस्व एवं वित्त मंत्री होता था, उसे कभी कभी दीवान भी कहा जाता था। जी हाँ, जो राजस्व वित्त मंत्री होते थे उसी को हम वजीर कहा जाता था। तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि आखिर में वित्त मंत्री और गृह मंत्री में कौन सा पद बड़ा होता है? अगर इस नज़रिए से यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब वजीर शब्द है, और वजीर शब्द का मतलब कि राजा के बाद दूसरा पद उसी का होता था। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि वजीर, अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो वजीर का पद जो है वो वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि वित्त मंत्री आज के संदर्भ में गृह मंत्री से ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन तुलना किससे करेंगे? मध्यकालीन इतिहास से करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों पद का आपस में एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, और ये परिस्थिति जन पर निर्भर करता है किसका पद बड़ा होगा। कभी वित्त मंत्री के पद बड़ा हो जाता है तो कभी गृह मंत्री का पद बड़ा हो जाता है। ये डिपेंड करता है परिस्थिति जन पर। लेकिन अगर थॉट के विचार की धारा पे आधार पर देख लिया जाए तो प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री का पद बड़ा होगा। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होने का पीछे कारण किसको मानता है? अर्थ को मान लेता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से वित्त मंत्री का पद होगा। लेकिन एक विचारक है रॉबर्ट डॉरेनहॉफ, वो सत्ता को अकॉर्डिंग मानते हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद ज़्यादातर सैनिक व्यवस्था किसके अंतर्गत आ जाती है? गृह मंत्री के अंतर्गत आ जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो गृह मंत्री का पद बड़ा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला, सिक्क किसे कहते हैं? तो सिक्क अनेक परगनों को मिलाकर बनी ही एक प्रशासनिक इकाई के आकार में ये सिक्क सबसे छोटी होता था। जी हाँ, देखिए मित्र, होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा से
मिटा देते हैं, आपको दिखेगा कि नहीं नीचे, यहाँ पे तो दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे छोटा पद क्या होता है, सबसे मान लेते हैं कि गांव, तो गांव से मिलकर कई गांव आपस में मिलकर क्या बनाते थे, परगना। और यही परगना क्या होता था, यही परगना एक तरीके से तहसील बोला जाता है। ठीक है, यही परगना एक तरीके से क्या बोला जाता है, तहसील बोला जाता है। फिर तहसील मतलब कई तहसील मिलकर एक तरीके से किसका निर्माण कर लेते हैं, तो सिख का निर्माण कर लेते हैं। और फिर आगे चलकर यही सिख किस में तब्दील हो जाती थी, सरकार में तब्दील हो जाती थी। सरकार मतलब जिला, और यही सरकार के बाद जिला आपस में मिलकर क्या निर्माण कर लेते हैं, सूबा। और सूबा का मतलब क्या होता है, प्रांत होता है। और फिर यही सूबा आगे चलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर लेती। तो इस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साम्राज्य का पद सोपानी क्रम होता है। ठीक है, तो सूबेदार का मतलब एक तरीके से गवर्नर हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे कई नाम आपने सुना होगा कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, या फिर अशोक भारत का शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, या तो सूबेदार कहाँ का था। ठीक है, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, तो सूबेदार का मतलब गवर्नर होता है। और ये पद सोपानी के क्रम में पूरा एक तरीके से क्या बना हुआ था, मुगल वंश का साम्राज्य का एक पद सोपानी क्रम बना हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आते हैं, देखते हैं कि अगला पद क्या है, सद्र उस सुदूर। हाँ मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। सद्र उस सुदूर का मतलब क्या होता है, केंद्रीय स्तर पर दान और धार्मिक विभाग का प्रमुख जो होता था वो सदर उस सुदूर होता था। यानी केंद्रीय स्तर पर दान और धार्मिक विभाग का प्रमुख जो होता था वो सद्र उस सुदूर होता था। देखिए मित्र, सद्र उस सुदूर जो मतलब धार्मिक कार्य भी करता था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो काजी उल कुजात भी एक पद होता था जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, और सद्र उस सुदूर के रूप में भी कार्य करता था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर दोनों पद एक ही हुआ करते थे। बाद में इस चीज़ को औरंगजेब ने अलग कर दिया था। औरंगजेब ने सद्र उस सुदूर को अलग कर दिया था और काजी उल कुजात को भी अलग कर दिया था। ठीक है, तो यानी सद्र उस सुदूर स्पेशली धार्मिक कार्यों के लिए कार्य करते थे, और काजी उल कुजात जो होते थे वो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया करते थे। तो इस चीज़ को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अलग किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। पहले दोनों एक ही में हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा आप इस चीज़ को देखिएगा। इसके बाद देखिए हब्सी। हब्सी क्या होता है, ये अफ्रीकी योद्धाओं का एक सैनिक होता था, इसको हब्सी कहा जाता है। हाकिम, हाकिम क्या है, बाबर हुमायूं के शासनकाल में सूबेदार को हम क्या बोलते थे, हाकिम। किसके शासनकाल में, बाबर हुमायूं के काल में सूबेदार को ही हाकिम कहा जाता था। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से गवर्नर कौन है, या सूबेदार को अन्य और किस नाम से जाना जाता था, तो हाकिम। हाकिम बाबर और हुमायूं के काल में जाना जाता था। लेकिन जैसे ही हुमायूं का शासनकाल समाप्त होता है, अकबर के शासनकाल से इसी हाकिम का नाम किस में बदल गया, सूबेदार में। ठीक है, और आज गवर्नर में, गवर्नर का मतलब राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हासिल क्या होता है, वास्तविक राजस्व संग्रहण या वास्तविक वसूला गया लगान मुगल काल में आकलित या निर्धारित किया जाता था। तो ये हासिल एक शब्द है मित्र, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वास्तविक राजस्व संग्रहण या वास्तविक असूल किया गया लगान मुगल काल में आकलित निर्धारित किया जाता था। तो ये हासिल हुआ करता था कर के ही रूप में। हुलिया देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हुलिया घुड़सवारों को शारीरिक विवरण का एक पंजीकरण हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हुलिया कहते थे। तो ये हुलिया हुआ करता था। हुलिया परंपरा किसने ज़बरदस्त बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और इसी को और स्पेशलीकरण किसने कर दिया था, अकबर ने कर दिया था, कि किस तरीके से हम अपने जानवरों की पहचान करें या सैनिकों की पहचान करें। ये परंपरा अच्छे तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था डाक प्रथा के माध्यम से। उसी चीज़ को अकबर ने यहाँ पर हुलिया प्रथा का रूप दे दिया था। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पूरे मुगल कालीन की शब्दावलियाँ हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर
पूछी गई हैं, जिसमें से सदर व सुदूर भी आ चुका है, वजीर भी आ चुका है, वाक़ियानाक्स भी आ चुका है, मीरबख्शी भी आ चुका है, पोलज भी आ चुका है, कारकुन भी पूछा हुआ है, जब्ती भी आ गया है और झरोका दर्शन भी आ गया है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं मित्र। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अन्य और इसी प्रकार की शब्दावलियाँ, जैसे मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ हैं, उसके भी बारे में देखेंगे। और दक्षिण भारत के वंशों की भी अपनी शब्दावलियाँ, जैसे चोल वंश उसमें इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम पीसीएस की दृष्टि से देख लें, यूपी पीसीएस दृष्टि से देख लें, तो उतना ज़्यादा चोल वंश का इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा उत्तर भारत में इन सारी शब्दावलियाँ हैं। बट आईएएस में वहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ की भी शब्दावलियों को भी हम लेकर चलेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।